संविधान ने हम लोगों को फंडामेंटल राइट्स तो दे दिए, यानी कि मौलिक अधिकार तो दे दिए, लेकिन अगर हमारा मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो हम लोग कहाँ किसको अप्रोच करें। तो ये वही सेम वैसा ही है कि जब भी हम लोग गोल्ड खरीदते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में आता है कि भाई इसकी सेफ्टी के बारे में। इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में जब फंडामेंटल राइट ऐड ऑन किए गए तो उस टाइम पे इसकी सेफ्टी के बारे में भी ध्यान रखा गया। और वो कौन सा आर्टिकल था हमारे पास, आर्टिकल 32, जिसमें ये बताया गया कि अगर किसी का भी फंडामेंटल राइट यानी कि अगर मौलिक अधिकार वायलेट होता तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच करता है, और सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, अपने रिटन ऑर्डर्स के थ्रू यानी कि रिट्स के थ्रू उस फंडामेंटल राइट्स को क्या करती है, एनफोर्स करती है। तो दोस्तों वेलकम टू गुरुकुल चंडीगढ़, मैं हूं आपका दोस्त मनीष। आज का हमारा टॉपिक ही यही है कि रेट्स एंड रेट्स के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे और फंडामेंटल राइट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो सारे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं अपनी वीडियो का, जिससे कि हम लोगों ने 100 क्वेश्चंस MCQ स्टार्ट किए हैं इंडियन पॉलिटी के चैप्टर वाइज। उसी का नेक्स्ट पार्ट है। इसको अच्छे से समझना, क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं वो सारा आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं रिट्स से। तो देखिए रिट्स क्या है। रिट्स क्या है, एक तरह से रिटन ऑर्डर है जो कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या करते हैं, कमांड करते हैं किस पर्पस के लिए, फंडामेंटल राइट्स की एनफोर्समेंट के लिए, कि अगर किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अप्रोच कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट क्या करते हैं, रिटन ऑर्डर यानी कि रिट्स इशू करते हैं किसी भी बॉडी के अगेंस्ट। तो देखिए सबसे पहले हम लोग अब पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट क्या है, एक गारंटियर एंड डिफेंडर है किसका, फंडामेंटल राइट ऑफ दी सिटीजन्स। बोरोड कहाँ से किया गया, इंग्लिश लॉ से, जहां पे उसको क्या कहा जाता है, प्रेरोगेटिव रिट्स कहा जाता है। अब देखिए दोनों की पावर्स अलग अलग आर्टिकल्स में मेंशन की गई हैं। आर्टिकल 32 जो कि अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है, जबकि आर्टिकल 226 है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो किसको पावर्स प्रोवाइड कर रहा है, हाई कोर्ट्स को। और ये रिट्स कौन सी फॉर्म में इशू की जाती हैं, 5 है फॉर्म्स। कौन कौन सी हमारे पास, हेबस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्सरी एंड क्वेवरेंटो। अब देखिए इंडिविजुअल का, अगर जैसे मैंने बताया, अगर किसी का भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है वो डायरेक्टली कहां पे मूव करता है, सुप्रीम कोर्ट मूव करता है। ठीक है, इसी तरीके से आर्टिकल 32 में जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है उसमें बताया गया कि पार्लियामेंट एम्पावर कर सकता है किसी और कोर्ट को भी ताकि वो इशू कर सके इन रिट्स को। आगे पॉइंट्स पढ़ते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या है, इशू कर सकता है फंडामेंटल राइट्स की एनफोर्समेंट के लिए, जबकि हाई कोर्ट क्या है, रिट्स को सिर्फ फंडामेंटल राइट्स की एनफोर्समेंट के लिए ही नहीं लेकिन अदर पर्पस के लिए भी रिट्स को इशू कर सकता है। अदर पर्पस में क्या आ जाता है, ऑर्डिनरी लीगल राइट्स। ठीक है, अब आर्टिकल 32 क्या है, अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट क्या है, इस चीज को रिफ्यूज नहीं कर सकता। जबकि हाई कोर्ट अगर 226 की बात करें, वो क्या है, एक डिस्क्रिशनरी पावर है किसके पास, हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट के लिए ये मैंडेटरी नहीं है, वो रिफ्यूज भी कर सकता है अपनी रिट्स की जुरिस्डिक्शन को। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 32 एंड 226, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ के चलना। अब देखिए 5 टाइप्स की रिट्स हैं हमारे पास। कौन कौन सी, हेबस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्सरी एंड प्रोहिबिशन एंड क्वेवरेंटो। सबसे पहले बात करते हैं हेबस कॉर्पस की। देखिए लैटिन वर्ड है, ठीक है, लैटिन टर्म है जिसका मतलब है टू हैव दी बॉडी। मान लीजिए कोई अथॉरिटी किसी पर्सन को अनलॉफुल तरीके से या इलीगली उसको क्या कर रहा है, डिटेन या अरेस्ट करके रख रहा है, तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, या हाई कोर्ट अपनी रिट इशू करती, कौन सी, हेबस कॉर्पस। और वो जिस बंदे ने दूसरे बंदे को डिटेन करके रखा या अरेस्ट करके रखा है उसको पेश करने के लिए बोला जाता है, और वहां पे वो देखती है कि किस अथॉरिटी से या किस लॉ से उसको इलीगल तरीके से डिटेन करके रखा गया है। तो ये हेबस कॉर्पस इशू की जाती है रिट इस केस में। ठीक है, तो ये कौन कौन सी अथॉरिटीज, पब्लिक अथॉरिटीज एंड प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी इशू की जा सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास जैसे मैंडेमस का मतलब, मैंडेटरी। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसका मतलब होता है वीक कमांड। मान लीजिए अगर कोई पब्लिक ऑफिशियल अपना काम नहीं करता या अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने से मना करता है या फिर नहीं कर पा रहा, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट क्या करती, अपनी रिट इशू करती, कौन सी, वीक कमांड, जिसमें वो इशू करती है पब्लिक बॉडी को कि वो अपना काम या अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करे। ये अब एक चीज का याद रखना, ये प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं इशू की जा सकती। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास प्रोहिबिशन। देखिए प्रोहिबिशन एंड सर्सरी, जैसे 3 और 4 पॉइंट दोनों का मैं बता देता हूं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इस चीज का मतलब है, दोनों को अगर मैं पढ़ूं तो ये है एक तरह से प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, प्रोहिबिशन क्या है, प्रिवेंशन,
ठीक है, जबकि सर्शररी क्या है हमारे पास क्योर। इसको अगर मैं सिंपल फॉर्म में ये बताऊं तो इस चीज का मतलब क्या है, हायर कोर्ट्स क्या करती है, लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल्स को क्या करती हैं, प्रिवेंट करती हैं। मान लीजिए कि अगर कोई इलीगल जजमेंट देने जा रहा है, ठीक है, जहां अनलॉफुल या फिर एरर है लॉ में, ठीक है, उनको हायर कोर्ट को लगता है कि ये इलीगल जजमेंट हो सकती है, तो वो उसी वक्त लोअर कोर्ट को क्या करता है, प्रोहिबिट कर देता है, रोक देता है अपनी जजमेंट देने से। तो ये है एक तरह से प्रिवेंशन करना, जबकि सर्शररी में वो ऑलरेडी जजमेंट हो गई होती है और उस चीज को दोबारा सही करने के लिए सर्शररी की रिट इशू की जाती है। तो इस चीज को याद रखना। वहां पे क्या कर सकता है हायर कोर्ट, क्या कर सकती है, वहां से अपने केसेस को या रिकॉर्ड को मंगवा सकती है ताकि रिव्यू कर सके, या फिर जो ऑर्डर पास हो चुके उनको स्क्वैश भी कर सकती है, वहीं पे खत्म भी कर सकती है। तो सर्शररी का ये मतलब है, यहां पे मतलब जजमेंट देने से रोकना। यहां पे जजमेंट हो चुकी है और उस जजमेंट को, एरर ऑफ लॉ को रिमूव करने के लिए सर्शरी रिट को इशू किया जाता है। और लास्ट है हमारे पास क्यो वारंटो। क्यो वारंटो के बारे में बात करें तो इन दी लिटरल सेंस इसका मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। मान लीजिए कोई पब्लिक ऑफिशियल, ठीक है, वो कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड कर लेता है लेकिन इलीगल तरीके से। अब उसका अधिकार क्या था, उस चीज को क्या लीगैलिटी क्या थी, उसका क्लेम क्या था, उस चीज को समझने के लिए या उसकी लीगैलिटी प्रूव करने के लिए क्यो वारंटो नाम की रिट इशू करती है कोर्ट। ठीक है, इट प्रिवेंट्स द इलीगल सर्पेशन ऑफ द पब्लिक ऑफिस बाय ए पर्सन, मतलब वो अपने अधिकार के बाहर कोई भी ऑर्डर इशू नहीं कर सकता। तो ये है हमारे पास कुछ रिट्स। तो अब हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट की रिट्स के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, यानी कि आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226। आर्टिकल 226 के बारे में क्या है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट की, तो ये आर्टिकल 32 में हमारे पास रिट्स इशू करता है, और हाई कोर्ट क्या है आर्टिकल 226 में। ठीक है, अगर हम लोग पर्पस की बात करें, टू एनफोर्स ओनली फंडामेंटल राइट, केवल फंडामेंटल राइट एनफोर्स करने के लिए। जबकि अगर हाई कोर्ट की बात करें, फंडामेंटल राइट भी है लेकिन अदर पर्पस भी। अदर पर्पस क्या, ऑर्डिनरी लीगल राइट्स, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि अगेंस्ट ए पर्सन और गवर्नमेंट थ्रू द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब कहीं पे भी इंडिया में वो इशू कर सकता है। लेकिन अगर हम लोग हाई कोर्ट की बात करें, अगेंस्ट ए पर्सन रेजिडिंग गवर्नमेंट और अथॉरिटी लोकेटेड विद इन इट्स टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ओनली, outside its territorial jurisdiction only if the cause of action arises within its territorial jurisdiction। नेक्स्ट है पावर की बात करें तो आर्टिकल 32 क्या है, एक फंडामेंटल राइट अपने आप में, और सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज नहीं कर सकता अपनी पावर को एक्सरसाइज करने से। जबकि डिस्क्रिशनरी है किस केस में, आर्टिकल 226 में, मे रिफ्यूज टू, हाई कोर्ट रिफ्यूज कर सकता अपनी इशू रिट्स को इशू करने की पावर को एक्सरसाइज करने से। तो ये था हमारे पास रिट्स के बारे में, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स का मतलब क्या है, सेलिंग और परचेजिंग मैन एंड वीमेन को क्या कहते हैं, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन प्रोहिबिट्स ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स। राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन इज द सब्जेक्ट टू द पब्लिक ऑर्डर। तो जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था आर्टिकल 25 to 28 जो कि रिलीजन के रिलेटेड था, जैसे प्रोफेस करना, ठीक है, प्रैक्टिस करना, वो सारे आर्टिकल्स हमारे पास आते थे 25 to 28 के बीच में आते थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास राइट टू प्रॉपर्टी वॉज एलिमिनेटेड फ्रॉम द फंडामेंटल राइट लिस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ मोरारजी देसाई। लीगल इक्वालिटी अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लाइज दैट देयर शुड बी इक्वालिटी अमंगस्ट द इक्वल एंड इनइक्वालिटी अमंगस्ट द इनइक्वल। तो जैसे कि मैंने बताया था, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ दोनों कहाँ पे आते थे हमारे पास, आर्टिकल 14 में। तो देखिए आर्टिकल जरूर याद रखें फंडामेंटल राइट्स के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने पहली वीडियो में, यानी कि यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, पहली वीडियो में ऑलरेडी मैंने बता रखा है पूरा का पूरा। ऑलमोस्ट हम लोगों ने 12 to 19 आर्टिकल्स कवर करे हैं उस पूरी वीडियो में। ठीक है, तो बाकी जो भी बचे थे वो हम लोग, जैसे कि 21 एंड 22 भी हम लोगों ने वहाँ पे कवर किया, 20th भी कवर हुआ हमारा आर्टिकल। देन प्रोफेशन के रिलीजन के रिलेटेड जितने भी आर्टिकल थे वो सारे हम लोगों ने पहली वीडियो में डिस्कस किए, तो आप लोग पहली वीडियो भी देख सकते हैं ताकि आप लोगों को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना आए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अमेंड द फंडामेंटल राइट्स ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन कर सकता है, पार्लियामेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया था केशव नंदा भारती केस एंड गोलकनाथ केस, दोनों केसेस के बारे में बताया था। तो केशव नंदा भारती में बताया गया था कि बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग चेंज नहीं कर सकते। The citizen can directly move the Supreme Court for any violation of the fundamental rights under the Article 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी प्रोवाइड करी गई है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है एनफोर्समेंट करने के लिए किसकी, फंडामेंटल राइट्स की।
द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फंडामेंटल राइट इज टू इंश्योर इंडिविजुअल लिबर्टी अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ए सिटीजन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी ओनली इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था आर्टिकल प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में आर्टिकल 20 में, तो हम लोगों ने आर्टिकल 21 में हम लोगों ने पूरा डिस्कस किया था कि भाई किस तरीके से क्या क्या प्रोविजंस हैं हमारे पास आर्टिकल 21 में, वो सारा हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया। विच ऑफ द प्रोविजन ऑथराइज द पार्लियामेंट टू डिस्क्रिमिनेट इन फेवर ऑफ द वीमेन अगेंस्ट द मेन, ठीक है, तो वो कौन सा था, आर्टिकल 15 क्लॉज 3। तो मैंने आप लोगों को बताया था डिस्क्रिमिनेशन, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन केस ऑफ ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, तो इस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती, लेकिन स्पेशल प्रोविजन है विमेन्स एंड चिल्ड्रंस के लिए। वो कौन से आर्टिकल में थे, आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में। आर्टिकल 15 क्लॉज 3 कन्फर्स ए स्पेशल प्रोविजन टू विमेन एंड चिल्ड्रन। तो देखिए आर्टिकल 15 ऑलरेडी मैंने बताया था, तो एक बार यहाँ पे देख लीजिए। डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। फर्स्ट क्लॉज क्या है हमारे पास, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ द रिलीजन। केवल रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ इसके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जा सकती। किसी भी सिटीजन को, मैंने दूसरा क्लॉज बताया था कि हम लोग रोक नहीं सकते उसको, शॉप्स हो गया, रेस्टोरेंट्स हो गया, जहाँ कहीं पे भी किस बेसिस के ऊपर, रेस, कास्ट, सेक्स के बेसिस के ऊपर ही उसको नहीं रोका जा सकता। क्लॉज 3 की बात करें तो नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन स्पेशल प्रोविजन फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन। तो देखिए क्लॉज 3 में इसको बताया गया कि स्पेशल स्टेट को प्रिवेंट नहीं करता ये आर्टिकल, ताकि वो कोई स्पेशल प्रोविजन और विमेन्स और चिल्ड्रंस के लिए बना सके। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्लॉज, ये जरूर याद रखना। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 15 क्लॉज 4 कन्फर्स ए स्पेशल प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ द एससी एंड एसटीज के लिए भी अगेन स्टेट्स को प्रिवेंट नहीं किया जा सकता, ठीक है, तो वो कौन से है, क्लॉज 4 में। द प्रोहिबिशन इम्पोज्ड बाय द आर्टिकल 20 इज एप्लीकेबल टू क्रिमिनल केसेस है। The principle no person shall be prosecuted and punished for same offense more than once is double jeopardy। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, डबल jeopardy क्या है, एक लीगल टर्म है जिसका मतलब क्या है, किसी भी आदमी को एक ही क्राइम के लिए दोबारा सजा नहीं मिल सकती, तो वो क्या आता है हमारा डबल jeopardy। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ एन एक्ट इज एन ऑफेंस ऑन द डेट ऑफ इट्स कमीशन ए लॉ इनेक्टेड इन द फ्यूचर कैनॉट मेक इट सो इज द प्रिंसिपल ऑफ एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। इस चीज़ का मतलब ये है कि अगर किसी बंदे को सजा हो गई है, ठीक है, मतलब सजा हो चुकी है और सजा होने के बाद कोई कानून पास हो जाता, मतलब पहले उस क्राइम की सजा 5 साल थी और जब उसको सजा होने के बाद उसी क्राइम के लिए सजा 10 साल होगी, तो इसका मतलब जो उसको पहले सेंटेंस किया गया 5 ईयर का, तो वो 5 ईयर ही रहेगा। और दूसरी ये चीज़ है, कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट। मतलब अगर किसी बंदे ने क्राइम किया और उसके लिए कोई सजा अभी तक है ही नहीं, ठीक है, तो इट मीन्स उसको सजा नहीं दी जा सकती, और कल को दोबारा उसी के लिए उस जो उसने काम किया था उसके लिए सजा बन जाती, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको सजा दी जाएगी, मतलब कानून बनने के बाद ही उस चीज के लिए सजा बनाई गई है। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ मीन्स पासिंग क्रिमिनल लॉ विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। एन अरेस्टेड पर्सन शुड बी अलाउड टू कंसल्ट हिज लॉयर। तो देखिए आर्टिकल 22, जैसे मैंने बताया था आर्टिकल 19 में हमें राइट फ्रीडम्स प्रोवाइड करी गई हैं, आर्टिकल 20 में हम लोगों को कब प्रोटेक्शन मिल रही है, जब किसी बंदे को सजा होगी, जैसे डबल जीओपैडी होगी, इन चीज़ों को हम लोग कब डिस्कस करते हैं 20th में। आर्टिकल 21 हमारे पास क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 22 की बात करें, अब ये वो केस है जब डिटेंशन एंड अरेस्ट के केसेस में जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। तो आर्टिकल 22 क्या कहता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस है। नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड। उसको बिना बताए अरेस्ट नहीं किया जा सकता, डिटेन्ड नहीं किया जा सकता, ठीक है। ऑन द ग्राउंड ऑफ सच अरेस्ट उसके पास पूरा राइट है कि वो कंसल्ट कर सकता है किसी लीगल पर्सन के साथ, लीगल प्रैक्टिशनर को कंसल्ट कर सकता है। एवरी पर्सन हु इज़ अरेस्टेड, किसी बंदे को अगर अरेस्ट किया जा रहा है, डिटेन्ड किया जा रहा है कस्टडी में, उसको 24 घंटे के अंदर अंदर किसके आगे पेश करना पड़ता है, मजिस्ट्रेट के पास, ठीक है, पेश करना। एक्सक्लूडिंग किसको, टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी फ्रॉम प्लेस ऑफ अरेस्ट टू द कोर्ट ऑफ द मजिस्ट्रेट को, उस समय को निकाल के 24 घंटे काउंट होते हैं। किसी भी पर्सन को जो कस्टडी में है उसको बिना बताए, जो डिटेंशन के लिए मैं बता देता हूँ, जैसे 24 घंटे के अंदर अंदर पेश करना होता है, ऐसे 3 महीने से ज़्यादा डिटेंशन नहीं दे सकते। उसके लिए देन अगेन कंसल्ट करना पड़ता है, मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी पड़ती है, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा। नेक्स्ट है हमारे पास, आगे इसी में देखते हैं, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। फर्स्ट है हमारे पास राइट ऑफ डिटेन्ड अंडर ऑर्डिनरी लॉ। ग्राउंड ऑफ डिटेंशन क्या है,
कंसल्ट कर सकता है, ठीक है, और डिफेंड कर सकता है अपने लीगल प्रैक्टिशनर के साथ। देखिए डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक तरह से नज़रबंद किया जाता है किसी बंदे को। जैसे इलेक्शंस के दौरान कई बार कई मंत्री को क्या किया जाता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जाता है ताकि वो बाहर ना निकलें, उनसे कौन मिलने आ रहा है, वो सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। अगर कोई कॉन्स्पिरेसी होगी या किसी तरीके की सामाजिक लेवल पे कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होने की आशंका हो तो वहाँ पे उस बंदे को क्या किया जाता है, डिटेन किया जाता है। बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर अंदर उस बंदे को क्या है, मजिस्ट्रेट के आगे पेश करना पड़ता है, जर्नी के टाइम को एक्सक्लूड करके। टू बी रिलीज आफ्टर 24 आवर अनलेस मजिस्ट्रेट ऑथराइज है। अगर तो मजिस्ट्रेट ऑथराइज कर देता है, ठीक है, तब तो नहीं, लेकिन अगर नहीं करता तो इट मीन्स उसको 24 घंटे के बाद रिलीज कर दिया जाएगा, ठीक है। दी सेफगार्ड नॉट अवेलेबल टू एलियन, प्रिवेंटिव डिटेंशन, डिटेनी, अरेस्ट अंडर ऑर्डर ऑफ कोर्ट्स। अगर कोई बंदा कोर्ट के ऑर्डर के अंडर उसको डिटेन किया गया है या सिविल अरेस्ट की गई है, अरेस्ट ऑन फेलियर टू पे द इनकम टैक्स, तो उस केस में ये चीज़ें, मतलब अगर लीगली अरेस्ट हो रही है तो उस केस में ये फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं होता। आर्टिकल 22 का अगर सेकंड पार्ट की बात करें तो प्रोटेक्शन टू प्रिवेंट डिटेंशन डिटेनी अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड एलियंस। डिटेंशन पीरियड नॉट मोर देन 3 मंथ्स, 3 महीने से ज़्यादा डिटेन नहीं किया जा सकता। आफ्टर दैट एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाता है जिसमें कौन होता है, हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट कैन प्रिस्क्राइब मोर देन 3 बाय लॉ। नेक्स्ट है हमारे पास एवरी पर्सन हु हैज़ बीन अरेस्टेड हैज़ राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट। कितने घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के आगे पेश करना पड़ता है। ए पर्सन हु हैज़ टू बी बिफोर A person arrested has to be produced before the magistrate within the 24 hours. Right of the accused to be informed about his ground of arrest is mandatory. No person who is arrested shall be detained in custody without being informed on the grounds of such arrest. The provision enshrined under the Article 22 are mandatory. Article 21A was inserted under the Constitution by the way of the Constitution Amendment Act 86 के थ्रू इसको इंसर्टेड किया गया था। ये पहले कहाँ थी, DPSP में थी, अब इसको फंडामेंटल राइट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मानना था मतलब एक इंडिविजुअल लिबर्टी या फिर डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल पॉसिबल ही नहीं है विदाउट द राइट टू एजुकेशन। अर्लियर टू 86th अमेंडमेंट आर्टिकल 21A इज इन द फॉर्म ऑफ DPSP। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्या ऑब्जेक्टिव है, प्राइमरी एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन ग्रांटेड अंडर द आर्टिकल 21A शैल बी बिटवीन द एज 6 to 14 ईयर, जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया। राइट टू प्राइमरी एजुकेशन ग्रांटेड अंडर द आर्टिकल 21A वाज इंसर्टेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो भाई अमेंडमेंट जरूर याद रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स टू इंडियन सिटीजन, एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स ऑफ द एज, प्राइमरी एजुकेशन सबका राइट है। राइट टू एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ, जैसे कि मैंने बताया इंडिविजुअल डेवलपमेंट नहीं हो सकती विदाउट राइट टू एजुकेशन। राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू गेट एजुकेशन। एजुकेशन हैज बिकेम द जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंटर एंड स्टेट government through a constitutional amendment in the 1970, which among the following article guarantees the right of the minorities to establish and administer the educational institution। तो देखिए जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, ये मेन हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। कुछ एजुकेशनल एंड राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट किसको, माइनॉरिटी में। किस आर्टिकल में, आर्टिकल 22, 29 to 30 में। राइट टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अंडर द आर्टिकल 30 इज ए लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। Right to decent environment includes right to life. A person is detained under preventive detention law when he is likely to cause harm to the public। जैसे मैंने पहले बताया, अगर पब्लिक या सोशली वो किसी तरीके से हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रहा है या उसके ऊपर शक है तो उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जाता है। The forced labor doesn't include service rendered under the compulsion of economic circumstances. Sexual harassment of the working women is the violation of the fundamental rights. The popular name for a 9-judge bench of the Supreme Court has in Indira Swani versus यूनियन ऑफ द इंडिया केस इज मंडल कमीशन केस। तो डेफिनेटली हम लोग एक छोटी सी वीडियो लेके आएंगे, जैसे कि मैंने रेट्स के ऊपर एक वीडियो हमारी ऑलरेडी पोस्टेड है, आप वो चेक भी कर सकते हो, तो जिसमें हम लोग रेट्स पूरी डिस्कस करेंगे। ऐसे मंडल कमीशन केस के ऊपर भी एक वीडियो हम लोग लेके आएंगे। राइट ऑफ द प्रेस इज इंक्लूडेड इन द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जैसे कि मैंने बताया था आर्टिकल 19 में हमारे पास 6 राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है, वो आगे हम लोग डिस्कस भी करेंगे। फ्रीडम ऑफ प्रेस इज प्रोटेक्टेड अंडर द आर्टिकल 91 एंड 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी। राइट टू प्राइवेसी इंक्लूड्स राइट टू पर्सनल लिबर्टी। ए सिटीजन ऑफ इंडिया मे बी debarred फ्रॉम द राइट टू वोट ऑन द ग्राउंड ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड,
क्राइम, करप्ट, इलीगल प्रैक्टिस, इन चीज़ों के बिहाफ पे उसको वोट डालने का राइट उससे छीना जा सकता है। फ्रीडम्स ग्रांटेड अंडर द आर्टिकल 19 आर सस्पेंडेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन। तो देखिए फ्रीडम्स क्या क्या है। राइट टू फ्रीडम, तो जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि 7 राइट्स से, ठीक है, और 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के दौरान राइट टू प्रॉपर्टी को इसमें से हटा दिया गया था। अगेंस्ट स्टेट ओनली, नॉट प्राइवेट, ओनली टू सिटीजन्स एंड शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, नॉट टू फॉरनर्स एंड लीगल पर्सन्स के लिए नहीं है। स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल इंस्ट्रक्शंस है। अब देखते हैं फर्स्ट हमारे पास क्या आता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो देखिए राइट टू प्रोपागेट, आपके पास पूरा राइट है, आप अपने व्यूज़ या दूसरे के व्यूज़ रख सकते हैं। राइट अगेंस्ट बंद, मतलब अगर कोई बंद करवाने आ रहा है वहाँ पे आप स्टैंड कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ साइलेंस, चुप रहने का आपके पास राइट है। राइट टू डेमोन्स्ट्रेशन, पिकेटिंग, बट नॉट राइट टू स्ट्राइक। रेस्ट्रिक्शंस कब है इस आपकी फ्रीडम की, जब सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को नुकसान पहुंचने का शक हो, ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, देन फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट अगर बिगड़ने का चांसेस हैं, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने में अगर प्रॉब्लम हो, डिसेंसी और मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन, अगर किसी को डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं, इंसाइटमेंट टू ऑफेंसिव। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ असेंबली, ठीक है, सेकंड, इंक्लूडिंग प्रोसेशन ओनली ऑन पब्लिक लैंड, पीसफुल एंड अनआर्म्ड, ठीक है, आप असेंबल कर सकते हैं। लेकिन अगेन सेम रिस्ट्रिक्शंस क्या है, सॉवरेनिटी, मतलब आप इकट्ठा कब हो सकते हैं, असेंबल कब कर सकते हैं, अगर धारा 144 लगी तब भी आप असेंबल नहीं कर सकते, ठीक है। देन अगर 141 जिसमें कि 5 या 5 से बंदे, ज़्यादा बंदे नहीं इकट्ठे हो सकते, उस केस में ये सारी फ्रीडम ऑफ असेंबली क्या है, सस्पेंडेड होती है। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, यूनियन, कोऑपरेटिव सोसाइटी, आपके पास पूरा राइट है, आप एसोसिएशन बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास राइट भी है कि आप चाहे ना बनाओ और ना ही ज्वाइन करो, ठीक है। रेस्ट्रिक्शंस कौन कौन सी हैं, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आपके पास पूरा राइट है कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने के लिए हम लोगों को वीज़ा की जरूरत नहीं है, ठीक है। थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया आप कहीं पे भी जा सकते हैं। तो रेस्ट्रिक्शंस क्या है, इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एसटीज। हाँ, कई जगह हैं जहाँ पे ये चीज़ है। जब ट्राइब्स का देखिए, जैसे जरावा ट्राइब्स की अंडमान निकोबार में बात करें तो वहाँ पे अलाउड नहीं है अब, क्योंकि वहाँ पे टूरिज्म की वजह से काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा था, उस ट्राइब को ख़त्म होने की कगार पे आ गया था। इसलिए कई जगह है जहाँ पे ट्राइब्स को बचाने के लिए आपको इस फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। पब्लिक हेल्थ हो गया, पब्लिक मॉरल्स हो गया, इन चीज़ों को मेंटेन करने के। अब देखिए राइट टू, अगर आर्टिकल 19 की बात करें, राइट टू मूव इनसाइड द कंट्री ओनली ही प्रोवाइड करता है, जबकि राइट टू मूव आउट ऑफ द कंट्री वो किस में आता है, हमारे पास आर्टिकल 21 में। नेक्स्ट है राइट ऑफ रेजिडेंस है, आपके पास पूरा राइट है, कहीं पे भी जाके रह सकते हैं, सेटल हो सकते हैं, अपना बिजनेस चला सकते हैं। लेकिन अगेन जैसे JNK ईस्टर्न पार्ट हो गया, शेड्यूल ट्राइब्स को प्रोटेक्शन हो गया, उस केस में आप लोग ये चीज़ें नहीं कर सकते। फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, मीन्स ऑफ अर्निंग, अगेन रेस्ट्रिक्टेड कब है, इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक के लिए, अगर वो उसके इंटरेस्ट को उसको ध्यान में रखते हुए आपको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। स्टेट कैन प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन है, स्टेट कैरी ऑन बाय इटसेल्फ एनी ट्रेड बिजनेस, स्टेट कैन रेगुलेट थ्रू लाइसेंसिंग। तो लाइसेंस स्टेट क्या कर सकती है, लाइसेंस वैलिड कर सकती है उसके लिए कि आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा अगर आपको ये बिजनेस यहाँ पे चलाना है। तो राइट टू फ्रीडम ग्रांटेड अंडर आर्टिकल 90 ड्यूरिंग द इमरजेंसी कैन बी सस्पेंडेड। डेफिनेटली आर्टिकल 19 क्या सस्पेंड हो सकता है, कब, इमरजेंसी के दौरान। आर्टिकल 19 क्लॉज 2 अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पीक्स अबाउट द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। इंडिया हैज़ रिकग्नाइज नो रिलीजन एज दी नेशनल रिलीजन। तो सेकुलर हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीएम्बल में पढ़ा, ये सारा कुछ आप लोग प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। फ्रीडम ऑफ रिलीजन ग्रांटेड अंडर द आर्टिकल 25 इज एप्लीकेबल टू सिटीजन्स ओनली, पर्सन्स रेजिडिंग विद इन द इंडिया एंड पर्सन्स ऑफ द इंडियन ओरिजिन। आर्टिकल 25 गारंटीज फ्रीडम ऑफ रिलीजन बट इट इज सब्जेक्ट टू द पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ को लेके ही आप फ्रीडम है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपागेट कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं अपने रिलीजन को। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स प्लेसेस रेस्ट्रिक्शंस ऑन द विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट, राइट टू फ्रीडम, तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ग्रांटेड अंडर आर्टिकल 21 इम्प्लाइज राइट ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग टू लिव विद डिग्निटी, के सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत करना का पूरा राइट दिया गया आर्टिकल 21 में, जिसको हम लोग फाउंडेशन स्टोन ऑफ द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। एनी लॉ डिप्राइविंग पर्सनल लिबर्टी ग्रांटेड अंडर द आर्टिकल 21 हैड टू कंफर्म विद आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 22। Any law laid down by the parliament to deprive the personal liberty should be fair, reasonable and just. This is not a writ of prevention. अब देखिए हम लोग रिट्स होती क्या है, रिट्स क्या है, देखिए मान लीजिए अब फंडामेंटल राइट्स हम लोगों को प्रोवाइड करवा दिया, भाई उस फंडामेंटल राइट्स का फ़ायदा ही क्या जब अगर उसको एनफोर्समेंट ही नहीं है उसके,
मतलब अगर जस्टिसिएबल ही नहीं है, मतलब अगर हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो हम लोग कहाँ पे जाएं? वो आर्टिकल 32 में बता रखा है कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली आप अप्रोच कर सकते हैं अगर आपका फंडामेंटल राइट अप्लाइड होता है। और उसको एनफोर्स करने के लिए फंडामेंटल राइट को ड्यूटी किसकी है? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट की। अब सुप्रीम कोर्ट उसके लिए क्या करता है? एक रिटन ऑर्डर इश्यूज करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिट्स। ठीक है, ऑर्डर फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दैट कमांड्स द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी ऑफ द इंडियन सिटीजन अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ देयर फंडामेंटल राइट। अगर उनका वायलेट होता है तो कुछ रिट्स प्रोवाइड की गई हैं उसको, जो कि हमारे पास कितनी है? 5 रिट्स प्रोवाइड करी गई हैं जो कि इशू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। आगे इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसके लिए एक स्पेशल वीडियो भी आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हैं। The Constitution has constituted the Supreme Court as the guarantor and defender of the fundamental right, जो कि आर्टिकल 32 में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है। ठीक है, These rights are borrowed from the English law। कहाँ से borrowed किया गया? इंग्लिश लॉ से। Where they are known as, जहाँ पे इसको क्या कहा गया? प्रेरोगेटिव रिट्स। सुप्रीम कोर्ट क्या है? आर्टिकल 32 के अंडर इसको एक्सरसाइज करता है। वही अगर हाई कोर्ट की बात करें तो आर्टिकल 226 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको अच्छे से समझ लेना। Can issue the writs of habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari and quo warranto। ठीक है, any individual whose fundamental right has violated can directly move the Supreme Court for remedy। Parliament under Article 32 empower any other court to issue these rights, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी वीडियो का पार्ट पहले में पढ़ चुके हैं कि पार्लियामेंट किसी को भी एम्पावर कर सकता है इस रिट इशू करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम लोग इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। ठीक है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? इशू करता है रिट्स ओनली फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, जबकि हाई कोर्ट क्या करता है? इशू करता है रिट्स सिर्फ केवल फंडामेंटल राइट्स के लिए नहीं, लेकिन कुछ अदर लीगल राइट्स के लिए भी वो क्या करता है? अपने रिट्स को इशू करता है। ठीक है, अब देखना दोनों में डिफरेंस आपको यहीं पे पता चल जाएगा कि आर्टिकल 226 और हमारे पास आर्टिकल 32 में डिफरेंस क्या है। आगे रेमेडी जो आर्टिकल 32 में है, जो फंडामेंटल राइट्स के लिए बनाई गई है। ठीक है, एंड द सुप्रीम कोर्ट में नॉट रिफ्यूज, सुप्रीम कोर्ट यहां पे रिफ्यूज नहीं कर सकता अपनी रिट को ज्यूरिसडिक्शन या एक्सरसाइज करने से। लेकिन हाई कोर्ट जो आर्टिकल 226 है वो क्या? एक डिस्क्रिशनरी, हाई कोर्ट अपनी मर्जी से, अब जरूरी नहीं, उसके लिए मैंडेटरी नहीं है कि उसको एक्सरसाइज करना ही करना है। हाई कोर्ट में रिफ्यूज टू एक्सरसाइज इट्स रिट्स ज्यूरिसडिक्शन, इसको अच्छे से समझना। नेक्स्ट अब थोड़ा सा देख लेते हैं रेट्स कौन कौन सी हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रेट्स। कौन कौन सी हमारे पास? हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्शरी, प्रोहिबिशन एंड क्वो वारंटो। इसको अच्छे से समझ लेना। फर्स्ट हेबियस कॉर्पस की बात करें तो फर्स्ट हमारे पास लैटिन वर्ड जिसका मतलब क्या है हमारे पास? टू हैव द बॉडी ऑफ, कहने का मतलब उस बंदे को लेके आओ। अगर मान लीजिए इट इज एन ऑर्डर इशूड बाय द कोर्ट टू ए पर्सन हु हैज डिटेन्ड अनदर पर्सन टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ द लेटर बिफोर इट, कि अगर कोई बंदा दूसरे बंदे को डिटेन करके रख रहा है, ठीक है, प्रिस्क्राइब पीरियड से ज्यादा, ठीक है, तो तब हाई कोर्ट क्या करती, कोर्ट क्या करती है? इशू करती है हेबियस कॉर्पस नाम की रिट। मान लीजिए कि जैसे कि एक केस था जिसमें कि किसी बंदे को क्या किया गया था, उसकी सजा पूरी हो गई थी जेल में और उसको 14 साल और बिना फालतू के उसको रखा गया। उस केस में हेबियस कॉर्पस रिट को इशू किया गया था। ठीक है, दिस रिट इज बलवक ऑफ द इंडियन इंडिविजुअल लिबर्टी अगेंस्ट आर्बिट्ररी डिटेंशन। ठीक है, तो वो कोर्ट क्या करता है? जो डिटेनी, जिस अथॉरिटी ने डिटेन किया था उससे पूछा जाता है कि भाई आपने किस लॉ या किस अथॉरिटी से इस बंदे को इतने समय के लिए और डिटेन किए रखा। ठीक है, तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। द रेट ऑफ द हेबियस कॉर्पस कैन बी इशूड अगेंस्ट बोथ पब्लिक अथॉरिटी एज वेल एज द प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी इशू किया जा सकता है। नेक्स्ट है मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब क्या होता है? मतलब होता है वी कमांड। मैंडेमस मतलब कमांड करना। ठीक है, इट इज द कमांड इशू बाय कोर्ट टू ए पब्लिक ऑफिशियल। मान लीजिए कोई पब्लिक ऑफिशियल काम नहीं कर रहा, ठीक है, मतलब आपका काम फंसा हुआ, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट आगे क्या कहेगा? मैंडेमस अपनी रिट को इशू करते हुए वो कमांड करेगा ताकि पब्लिक ऑफिशियल को कि वो अपनी ड्यूटीज को ऑफिशियली परफॉर्म करे, that he has failed or refused to perform. It can be issued against any public body, a corporation, inferior court, tribunal और गवर्नमेंट फॉर द सेम पर्सन। लेकिन प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के अगेंस्ट नहीं इशू हो सकती। ठीक है, इस चीज को याद रखना। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन। देखिए प्रोहिबिशन एंड सर्जरी दोनों बड़े ही इंपॉर्टेंट है। इस चीज में क्या होता है? प्रोहिबिट करना। ठीक है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताता हूँ। मान लीजिए एक कोई लोअर कोर्ट्स के, वैसे तो ये क्या हायर कोर्ट इशू करती हैं लोअर कोर्ट्स के लिए, या ट्रिब्यूनल टू प्रिवेंट द लेटर फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स ज्यूरिसडिक्शन और ए ज्यूरिसडिक्शन दैट इट डजंट पोसेसेस। तो इस केस में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई कोर्ट इलीगल जस्टिस या इलीगल जजमेंट दे देती है, ठीक है, जो कि लॉ के अगेंस्ट है, तो उस केस में प्रोहिबिशन में वो क्या करते हैं? इस केस में अभी जजमेंट दी नहीं है,
अभी जजमेंट लोअर कोर्ट ने देनी थी और उसको पता, और किसी ने अप्रोच किया सुप्रीम कोर्ट में, तो प्रोहिबिशन सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, उसी वक्त इस चीज को प्रिवेंट कर देगी, लोअर कोर्ट को उसको अपनी जजमेंट सुनाने से पहले ही रोक देगी। तो ये इसका मतलब होता है प्रिवेंशन, मतलब प्रिवेंट करना अपनी जजमेंट देने से। सरसरी में क्या होता है कि जब लोअर कोर्ट ने ऑलरेडी इलीगल या फिर जजमेंट दे दी है, उस केस में क्या किया जाता है कि उसको क्वैश्ड करना, मतलब पूरी तरह से उस जजमेंट को खत्म करना, वो क्या आती है हमारी सरसरी। पहले वाले में लोअर कोर्ट ने अभी देना था इसलिए उसने प्रिवेंट कर दिया ताकि कोई गलत जस्टिस ना हो जाए, मतलब इलीगल जस्टिस ना हो जाए, ठीक है, इलीगल जजमेंट ना हो जाए, ठीक है, ताकि इलीगल जजमेंट ना इशू की जाए। दूसरी में इलीगल जजमेंट ऑलरेडी हो चुकी है और उसको क्योर करना, मतलब अब उसको सही करना किसकी ड्यूटी थी, सुप्रीम कोर्ट की। तो ये है सरसरी, प्रिवेंशन एंड क्योर, ठीक है, इस चीज का याद रखना। मतलब टू बी सर्टिफाइड या टू बी इन्फॉर्म्ड, इट इज इशूड बाय हायर कोर्ट टू द लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल आइदर टू ट्रांसफर ए केस पेंडिंग विद द लेटर टू इटसेल्फ और टू स्क्वैश द ऑर्डर ऑफ द लेटर इन ए केस। इट इज इशूड ऑन द ग्राउंड ऑफ एक्सरसाइज ऑफ जुरिस्डिक्शन और लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन और एरर ऑफ लॉ, मतलब एरर ऑफ कोई लॉ में अगर एरर आ गया उस चीज को खत्म करने के लिए क्योर है एक तरह से। Previously, the writ of the search could be issued only against the judicial and quasi-judicial authorities, not against administrative authorities. However, in 1991, the Supreme Court ruled that certiorari can be issued even against the administrative authority के against भी issue की जा सकती है। Last है क्वेवरेंटो, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। मान लीजिए हम लोग एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, हमें कोई भी अगर ऑफिस ऑक्यूपाई करना होता है तो हम लोग डेफिनेटली एलिजिबिलिटी पहले पूरी करते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से वही है कि बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट अगर कोई बंदा या कोई भी पब्लिक ऑफिस है कोई क्लेम कर रहा है, ठीक है, तो कोर्ट क्या करती है, उसके लिए क्या करती है, बाय द कोर्ट टू इंक्वायर इनटू लीगैलिटी ऑफ क्लेम ऑफ ए पर्सन टू ए पब्लिक ऑफिस, किस अथॉरिटी से उसने वो अपनी पब्लिक ऑफिस होल्ड किया, उस चीज के लिए वो क्या इशू करती है, क्वेवरेंटो। हाउ मेनी रेट्स आर देयर, हम लोगों ने पढ़ा जैसे 5 रेट्स होती हैं। रेट कैन बी डायरेक्टली फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट। द रेट ऑफ द हेबस कॉर्पस इज इशूड इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्डर कॉलिंग अपॉन ए पर्सन। हेबस कॉर्पस हम लोगों ने पढ़ा था टू हैव द बॉडी, ठीक है, तो उस चीज को अच्छे से समझना। द रेट ऑफ क्वेवरेंटो इज एन ऑर्डर फ्रॉम ए सुपीरियर कोर्ट वेयर इट कैन कॉल अपॉन ए पर्सन टू शो अंडर व्हाट अथॉरिटी, किस अथॉरिटी से भाई तुम लोगों ने ये ऑफिस होल्ड किया है। The writ of mandamus is issued by a superior court to command a person or public authority to do something in the nature of public duty। अगर कोई बंदा या पब्लिक ऑफिशियल अपना काम नहीं कर रहा, जब परफॉर्म नहीं कर रहा सही ढंग से अपनी ड्यूटी, तो उस केस में मैंडेमस से रिट को इशू किया जाता है। The writ of certiorari is issued by सुप्रीम कोर्ट, मैंने अभी डिफरेंस बताया था, certiorari क्या होता है, क्योर, सी मतलब क्योर, ठीक है। अगर किसी ने इलीगल तरीके से जजमेंट दे दी किसी लोअर कोर्ट ने, तो क्या वो लॉ के मुताबिक जस्टिस हुआ, तो उस केस में क्या किया जाता है, उस जजमेंट को खत्म करना या सही करना वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सुप्रीम कोर्ट की, तो वो सरसरी के अंडर आती। इन्फीरियर कोर्ट टू ट्रांसफर द रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग्स इन केस फॉर रिव्यू, ये भी कह सकते हैं कि भाई जितने भी केस के रिकॉर्ड थे वो सारे ट्रांसफर किए जाएं ताकि हम लोग उसको रिव्यू कर सकें। द रिट ऑफ द प्रोहिबिशन इज इशूड बाय द सुपीरियर कोर्ट, प्रोहिबिशन to prevent an inferior court or tribunal from exceeding its jurisdiction or acting contrary to the rules of the natural justice है। जैसे कि मैंने पहले बताया, ये प्रोहिबिट कर देती है कि भाई तुमने जजमेंट नहीं देनी इस चीज के ऊपर। रेट्स ऑफ प्रोहिबिशन, प्रोहिबिट्स लोअर कोर्ट्स एक्सीडिंग इट्स jurisdiction। writ issued by the superior court directing any constitutional, statutory or non-statutory agency from not continuing their proceeding is known as prohibition। Writ of certiorari is issued when a judicial authority acts in excess of the jurisdiction। The writ in the form of order which removes a suit from any inferior court to superior court to prevent an excess of the jurisdiction is known as certiorari। Exploitation of any sort is prohibited under the Article 23, हम लोगों ने पढ़ा। 23 and 24 क्या है हमारे पास, एक्सप्लॉयटेशन के रिलेटेड है, ठीक है। ए लेबरर इज एंटाइटल टू गेट एटलीस्ट मिनिमम वेज, अदरवाइज कौन सा आर्टिकल वायलेट होता है, फोर्स्ड लेबर का, आर्टिकल 23। चाइल्ड लेबर किस में आता है, आर्टिकल 24 में। conflict of interest may be potential। A person is detained under the special law when there is likelihood of committing offense against the public।
When a person is detained under special law, an advisory body must be constituted within the 3 month. अगर उसके प्रिवेंशन जो डिटेन कर रखा, अगर उसकी डिटेंशन को इंक्रीज करना तो 3 महीने के बाद 3 महीने के अंदर अंदर एक एडवाइजरी बॉडी बनाई जाती है. Writ of mandamus can be issued on the ground of non-performance of public duties. Writ of quo warranto can be issued on the ground of unlawful occupation of public offence. Which of the following writ is issued by the Supreme Court if it sends an order to restrain a person from acting in an office to which she is not entitled? तो जैसे मैंने बताया था क्यो वारंटो में कि भाई बाय व्हाट अथॉरिटी, तुम किस अथॉरिटी इस ऑफिस में बैठे हो, तो वो कौन सी है, क्यो वारंटो. Writ of habeas corpus means produce the body before the court, जिसने डिटेंशन कर रखा है इलीगल वे से उसको आगे पेश किया जाए. Which one of the following is a bulwark of the personal freedom, तो वो कौन सा है, habeas corpus. Which one of the following writs literally means you may have the body, habeas corpus. According to the constitution guarantees fundamental right to all the citizen of India. Right to property was excluded from the fundamental right during the tenure of the government headed by the Morarji Desai. Right to freedom removed from the list of the fundamental right and listed in the Constitution of India through which of the following amendment? कौन सी थी, 44th Constitutional Amendment Act 1978. The 44th Amendment of the Constitution of India withdraw fundamental right is to property. The writs for the enforcement of the fundamental rights are issued by the Supreme Court. Preventive Detention Act restrained the right to freedom of movement. तो मूवमेंट जैसे मैंने बताया था, नजरबंद कर देना उसको, अपने घर पे ही लॉकडाउन एक तरह से कर देना. आर्टिकल 19 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म्स द कोर ऑफ द चैप्टर ऑफ फंडामेंटल राइट. द नंबर ऑफ कैटेगरीज कितनी है, 6. पहले 7 थी, आप लोगों को पता ही है, राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव कर दिया गया था. नेक्स्ट है व्हाट इज द मिनिमम परमिसिबल एज इन ईयर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, तो 14 ईयर, क्योंकि राइट टू आर्टिकल 21A कहाँ तक है हमारे पास, 6 to 14 ईयर्स तक हमारे पास क्या होना चाहिए, राइट टू एजुकेशन. विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया सेज नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइन और एंगेज्ड इन एनी अदर हैजर्डस एम्प्लॉयमेंट, कौन सी, आर्टिकल 24. इक्वालिटी एंड आर्बिट्रेरीनेस आर स्वॉन एनिमीज, दिस वॉज सेड बाय द रैप्पा वर्सेस तमिल नाडु स्टेट. विच वन इज न्यूली एडेड फंडामेंटल राइट, राइट टू एजुकेशन या एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन. फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग दी एमरजेंसी, लेकिन मैंने 20 एंड 21 के बारे में आप लोगों को बताया था. फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग दी एमरजेंसी, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था नेशनल इमरजेंसी के दौरान कौन कौन से आर्टिकल नहीं सस्पेंडेड होते. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, रेट ऑफ मैंडेमस इशू टू द पब्लिक सर्वेंट. तो देखिए मैंडेमस करेक्टली मैच जो कर रहा था, ठीक है, वो गिवन होगा मैच द फॉलोइंग, उसमें आप लोगों को सही पिक करना है. Writ issued by the Supreme Court compelling a quasi judicial public authority perform its mandatory duty is mandamus. Mandatory duty ना. Writs are orders issued by the courts to enforce the obedience to the law. Fundamental rights को enforce करने के लिए या legal rights को enforce करने के लिए writs issue की जाती हैं. Which one of the following pair is not correctly matched? Freedom of conscience include the right to worship at the temple at all hours of the day. फंडामेंटल राइट्स क्या है, लिमिटेशन अपॉन द स्टेट पावर, जैसे मैंने बताया था लिमिटेड गवर्नमेंट बनाने के लिए फंडामेंटल राइट्स बनाए गए थे. फंडामेंटल राइट्स आर पॉजिटिव एंड आल्सो नेगेटिव. फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड टू द सिटीजंस आर सब्जेक्ट टू द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस. विच इंपॉर्टेंट ह्यूमन राइट इज प्रोटेक्टेड इन द आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्ररी अरेस्ट इज प्रोवाइडेड अंडर द राइट टू पर्सनल लिबर्टी. दोस्तों ये थे हमारे पास पूरे के पूरे फंडामेंटल राइट के रिलेटेड जितने भी हमारे क्वेश्चंस बनते थे. मुझे उम्मीद है कि हम लोगों ने एक एक आर्टिकल अच्छे से डिस्कस किया. मैं इन वीडियोस में सिर्फ आप लोगों को आर्टिकल्स ही नहीं बताता, ठीक है, मतलब सिर्फ क्वेश्चंस ही नहीं हम लोग सॉल्व करते, साथ के साथ हम लोग डिस्कस भी करते हैं उन चीज़ों को. PDF अटैच है, उसके साथ ही आप लोग उसको अच्छे से और भी पढ़ सकते हैं. पहली वीडियो जरूर देखें और कमेंट जरूर किया करें ताकि हम लोगों को और अप्रिसिएशन मिले, हम लोग अच्छे से और काम करें. और वीडियोस को शेयर जरूर करें अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में. थैंक यू सो मच. वीडियो को कमेंट करके एंड लाइक करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी. थैंक यू सो मच.